हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए एक बार फिर से आज हम लोग मैराथन की सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन जो है, इसका हम लोग पूरा मैराथन इस वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं, जिसमें हम लोग आज पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। पहले भारतीय संविधान में देखेंगे कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं, राज्य के नीति निषेध तत्व क्या हैं, मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य, संसदीय प्रणालियाँ, संघीय प्रणालियाँ, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला प्रशासन तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज। ये आपके जो है यूपी ट्रिपल एस सी पेट के सिलेबस में है और यही पूरा पॉलिटी है। भाई इसमें छोड़ा क्या है, उन्होंने सब कुछ तो दे दिया है। अगर बात करते हैं कि संसदीय प्रणालियाँ में, तो पूरा संसद 79 से 122 आपका है, मौलिक कर्तव्य 36 से 51, राज्य के निषेध मौलिक अधिकार आपके 12 से 35, मौलिक कर्तव्य 51 है, नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। मतलब सब कुछ तो दे दिया इन्होंने, पूरा प्रस्तावना, संविधान की विशेषता, संविधान के स्रोत, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था इतना बड़ा है ही स्थानीय। लेकिन जितना भी टॉपिक है, हम एक एक टॉपिक को अच्छे से कवरअप करेंगे। पूरे ध्यान से आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्रीवियस मैराथन भी जाकर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट, वहाँ पूरा अच्छे से कवरअप कराया गया है और 5 नंबर के क्वेश्चन जो है आपके वहाँ से बनते हैं। और ये जो पॉलिटी में पढ़ा रहा हूँ, ये भी जो है 5 नंबर के क्वेश्चन आपके पेट में बनने वाले हैं। अगर आप और भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जैसे बीडीओ, ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी पेट और आरओ एआरओ जैसी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पूरा संविधान जब आप किसी और चैनल पे पढ़ते होंगे तो 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे में आप मैराथन लाइव देखते होंगे और उसमें पूरा जो बताया जाता है, आप कुछ भी नहीं छोड़ा जाता है। और इसमें हम लोग जो है, मैं आपको पूरा बताऊँगा, लेकिन सीधी बात, नो बकवास। इस पैटर्न पे हम बात करेंगे, सिर्फ पढ़ाई की बातें और सिर्फ पॉलिटी की बातें, कोई बीच में और लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कुछ नहीं होगा। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखते हैं भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। देखिए, भारतीय संविधान जो, अब संविधान का बनने का एक बार प्रोसेस हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, फिर आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी। लिखा है आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1935। यहाँ से हमने संविधान में बहुत सारी चीज़ों को लिया है, ठीक है, बात वहाँ से शुरू होती है। लेकिन क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब 1600 में ब्रिटेन वाली भारत में आ जाती है, इंग्लिश की कंपनी, तो उस टाइम एक और भारत में भय का माहौल हो जाता है। जो गुलामी की दशा हम लोग पहले से चल रहे थे, तो उसमें हमारी स्थिति और ख़राब हो जाती है। लगभग 350 सालों जो हम गुलामी के दंश झेले हैं, और फिर हमको लगा कि नहीं, अब हमें कुछ करना चाहिए, अब हमें आज़ादी की मांग करनी चाहिए। तो बात यहाँ की है कि भारत शासन अधिनियम 1935, जब मामला गर्मी हो जाता है, भारत वालों को लगता है कि हमें अपनी संविधान बनाना चाहिए, हमें अपना देश आज़ाद करा लेना चाहिए इन अंग्रेज़ों के पंजों से, तब जो है क्या होता है, क्रिप्स मिशन आता है। 1942 में आता है क्रिप्स मिशन आता है, और वो कहता है कि स्टैनफोर्ड क्रिप्स की जो अध्यक्षता में 1942 में वो कहता है कि आप 1900 जो आपका द्वितीय विश्व चल रहा है उसमें हमारा साथ दीजिए, और फिर हम चलकर आपको एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे। लेकिन भारत वाले इसको जो है निगलेक्ट कर देते हैं। बात फिर आगे आती है कि जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है, ठीक है। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य होते हैं, पैथिक, लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्यीय दल भारत आता है जुलाई 1946 में, और यहीं से शुरू होती है भारत के संविधान की बनने की प्रक्रिया। तो एक एक बातों को ऐसे ही हम लोग अच्छे से समझते हैं। फिर अब संविधान की प्रक्रिया जब शुरू होती है, तो संविधान का निर्माण कैसे होता है, एक संविधान सभा बनती है, ठीक है। संविधान सभा जब बनती है तो उसमें कुल 389 सदस्य रहते हैं, और जिसमें से 15 महिला सदस्य और 292 ब्रिटिश प्रांत के लोग, देसी रियासत से 93 सदस्य और कमिश्नरेट से 4 सदस्य रहते हैं। जो कमिश्नरेट का मतलब होता है कि जैसे आज के समय में भारत में 8 यूनियन टेरेटरी है, संघ शासित क्षेत्र हैं, तो उस समय भारत में 4 जो है ये कमिश्नरेट थे, दिल्ली, जयपुर, कुर्ग और बलूचिस्तान। तो इस प्रकार से 389 सदस्य थे संविधान सभा में। संविधान सभा में 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट हुआ करती थी, और उस टाइम भारत की आबादी लगभग 40 से 45 करोड़ के आसपास थी 1946 में। अब आगे देखते हैं, संविधान सभा तो बन गया, अब उसका जो है बैठक का प्रस्ताव भी हो गया। अब इसकी बैठक कैसे कैसे होती है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो
पहली बैठक जो इसकी हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और इस बैठक की अध्यक्षता किए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी तौर पर ये अध्यक्ष रहे थे, क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। इन्हीं को अस्थायी तौर पर, कि जब तक कोई अस्थायी सदस्य नहीं आएगा तब तक आप अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर काम करेंगे। तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी, और इसमें अध्यक्षता किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है उद्देश्य प्रस्ताव आपका, वहाँ से प्रोसेस देखिए, एक सीरियल वाइज आपको पढ़ाया जाएगा। पूरा संविधान से लेकर बनने की प्रक्रिया, स्रोत, विशेषताएं, सब कुछ एक सीरियल वाइज हम लोग देखेंगे। फिर अनुच्छेद, अनुसूची, भाग, समितियां, संसदीय समितियां, जिला प्रशासन, पंचायती राज, तो ऐसे पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे, और वीडियो लगभग 2 घंटे का आपका होगा। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को एक प्रस्ताव जो है लाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। एक क्वेश्चन आपसे यूपी SSSC पेट में पूछा गया है पिछली बार सेकंड मीटिंग में 24 अगस्त को। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को लाए थे, लेकिन ये प्रस्ताव जाकर 22 जनवरी 1947 को पास हो गया था। ठीक है, फिर यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के संविधान की प्रस्तावना कहलाया। भारत में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, और भारत का जो संविधान तैयार हो गया था वो टोटली 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, और इसको बनने में कुल समय जो लगा था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। लेकिन 26 नवंबर 1949 को जब संविधान पूरी तरीके से बनके तैयार हो गया था, तो उस टाइम कुछ चीज़ें जो है लागू थी, जैसे संसदीय व्यवस्था थोड़ा सा लागू था, चुनावी प्रक्रिया लागू थी, तो इस टाइप की जो है आंशिक तौर पर संविधान हमारा लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, फिर क्या होता है कि संविधान में कुल 11 बैठक होती हैं। 11वां व अंतिम बैठक होता है 24 जनवरी 1950 को। एक क्वेश्चन PCS में पूछा गया था, और उसी दिन अंतिम बैठक में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपना लिया जाता है कि भारत का जो है राष्ट्रीय गान जनगण मन तथा राष्ट्रगीत वंदे मातरम होगा, और उसी टाइम भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है। अब बात करते हैं कि हमारा संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हो गया था। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है पूरी तरीके से 100% लागू हो गया था। 300, जिसमें आगे बात करते हैं कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियाँ थीं। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक बार हम लोग प्रस्तावना को देख लेते हैं कि जो हमारे संविधान की जो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को लाए थे, वही आगे चलकर भारत के संविधान की प्रस्तावना कहलाई। और प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता की बात कही गई है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, और 5 प्रकार की स्वतंत्रता में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की, और 2 प्रकार की जो समानता हैं वह अवसर एवं प्रतिष्ठा की समानता। अब बात करते हैं कि प्रस्तावना में संशोधन। सिर्फ प्रस्तावना में अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है, वो हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं, एक वाद आया था कि केरल राज्य में जो केशवानंद भारती बनाम सुप्रीम कोर्ट, तो उसमें ये कहा गया था कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो इसके मूल ढांचे में हम कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक ही बार हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जिसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में। वो 3 शब्द थे धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता। ये 3 नए शब्द जुड़े थे। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के संविधान में अभी तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो आपको बताना है सिर्फ एक ही बार हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषता देखते हैं कि भारत का संविधान लिखित संविधान है। लेकिन आपको याद रखना है कि अगर लिखित संविधान में दुनिया का पहला लिखित संविधान की बात किया जाएगा तो अमेरिका होगा। लेकिन अगर बात किया जाएगा कि भारत का संविधान भी लिखित संविधान है और विशालतम संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का, और भारत का संविधान जो है रिपब्लिकन है, यानी लोकतांत्रिक है। भारत का संविधान लचीला एवं कठोर प्रवृत्ति का है। भारत का संविधान लचीला भी है, अगर इसमें हम संशोधन करना चाहें तो कुछ साधारण बहुमत से संशोधन कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ ऐसी बातें हमको जो लिखना है तो उसके लिए हमें विशिष्ट बहुमत या विशेष बहुमत की भी आवश्यकता होती है, इसलिए वो कठोर प्रवृत्ति की भी है। भारत के संविधान की विशेषता है कि एकल नागरिकता है। हम जो है सिर्फ एक ही देश की नागरिकता ले सकते हैं। अगर हम दूसरे देश की नागरिकता लेना चाहेंगे तो हमारे पहले देश की नागरिकता स्वतः जो है समाप्त हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर सानिया मिर्जा जैसे भारतीय नागरिक हैं और उन्होंने पाकिस्तान के शोएब मलिक से शादी किया है। अगर वो जिस दिन पाकिस्तान की नागरिकता ले लेंगी तो उनकी भारतीय नागरिकता स्वतः जो है समाप्त हो जाएंगी। इसीलिए सानिया मिर्जा ने आज तक भारत की नागरिकता को ड्रॉप नहीं किया है।
बात करते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। संघीय व्यवस्था है, यहाँ एक संघ होता है और संघ के अंदर भारत के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश काम करते हैं। ठीक है, भारत के जो संविधान की विशेषता, मुख्य विशेषता है कि वो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। यहाँ पर न्यायपालिका न्याय देने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, वो अपनी मर्जी से काम करता है, वो स्वतंत्र होकर काम करता है। और ये क्वेश्चन आपका यूपी पेड में पूछा गया था प्रीवियस ईयर सेकंड मीटिंग में। ये हमने देख लिया संविधान की विशेषताएं। अब हम देख लेते हैं कि संविधान की समितियां और उसके अध्यक्ष। जब संविधान बना था तो बहुत सी समितियां बनाई गई थी संविधान बनाने के लिए, और उसके कौन अध्यक्ष थे उसके बारे में बात करते हैं। संविधान सभा के एक साइड हमने समितियां लिया है, एक साइड हमने अध्यक्ष लिया है। तो संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? BN राव थे। BN राव ये बहुत महत्वपूर्ण आदमी है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन प्रारूप समिति का जो ड्राफ्ट तैयार किया था वो BN राव ने तैयार किया था। ये संविधान सभा के सलाहकार थे, लेकिन संविधान सभा के ये सदस्य नहीं थे, मेंबर नहीं थे। फिर भी इन्होंने संविधान सभा के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, इसीलिए इनको अंत में संविधान सभा का सलाहकार बनाया गया। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों की समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, एवं मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों की उप समिति जो बनी थी उसके उपाध्यक्ष थे JB कृपलानी। ठीक है, उप समितियों के अध्यक्ष JB कृपलानी। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन अगर आपको राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन में नहीं है, कहीं कहीं JB कृपलानी है, तो आप JB कृपलानी लगा सकते हैं अगर राजेंद्र प्रसाद नहीं है तो। संचालन समिति के अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बात करते हैं और समितियां हैं। संघ संविधान समिति, जो आपकी संघ संविधान समिति थी, उसके जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, आगे चलकर भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। बात कर लेते हैं जब आपका मूल संविधान बना था तो उसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान समय में भारत के संविधान में 25 भाग, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने भाग, कितने अनुसूचियां एवं कितने अनुच्छेद हैं। बात कर लेते हैं कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। जब भारत वाले संविधान सभा पूरा संविधान निर्माण कर रहे थे तब जो है भीमराव अंबेडकर कई देशों का दौरा किए और कई देशों के उन्होंने संविधान को पढ़ा। इसके बाद कई देशों के संविधान पढ़ने के बाद एक निचोड़ जो उन्होंने तैयार किया और किस देश से क्या क्या चीज़ें भारतीय संविधान में ली गई है उसका विस्तार पर वर्णन करते हैं। हमने ब्रिटेन से लिया है विधि का शासन, एकल नागरिकता, चुनाव आयोग, संसदीय शासन प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली और द्विसदनात्मक विधायिका। यानी भारत में जो विधायिका है, जो संसद है, वो लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। ठीक है, तो ये 2 सदन वाली हमने विधानसभा वहीं से लिया है, ब्रिटेन से। हमने अमेरिका से लिया है उद्देशिका का विचार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया, न्यायिक पुनरावलोकन और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। जो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाते हैं उसकी प्रक्रिया हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। अब बात कर लेते हैं हम आयरलैंड की। तो आयरलैंड से हमने लिया है DPSP। इसका मतलब होता है डायरेक्ट प्रिंसिपल टू स्टेट पॉलिसी। हिंदी में बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहे जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में यही पूछा जाता है। तो ये आयरलैंड से लिया था हमने। आयरलैंड से लिया था राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति कि एकल संक्रमणीय पद्धति से होता है, आनुपातिक पद्धति से इनका चुनाव होता है। हमने राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो राष्ट्रपति खेल, शिक्षा, कला, विज्ञान में मनोनयन करते हैं वो भी प्रक्रिया हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। हमने जर्मनी के संविधान से लिया है कि आपातकालीन शक्तियाँ कि जो आपकी आर्टिकल 352 बाह्य आक्रमण है, ये सब जो आपातकालीन शक्तियाँ हमने जर्मनी से लिया है। और जब आपातकालीन शक्तियाँ लगती है तो राष्ट्रपति आपके कुछ मौलिक अधिकारों को जो है छीन सकता है। ये भी हमने जर्मनी के संविधान से लिया है। हमने कनाडा से लिया है संघीय व्यवस्था, राज्यपालों की नियुक्ति जो राष्ट्रपति करते हैं। हमने संघ सूची लिया है, हमने राज्य सूची लिया है और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में जो होंगी आर्टिकल 248 के तहत हमने ये भी कनाडा से लिया है। लेकिन अगर समवर्ती सूची की बात आएगी तो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। संघ सूची, राज्य सूची ध्यान रहे कनाडा से, और ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है समवर्ती सूची, उद्देशिका की भाषा और संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 में जो राष्ट्रपति ज्वाइंट सिटिंग बुलाता है उसकी जो हमने लिया है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। अभी आगे हम लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे अनुच्छेद तो एक एक चीज़ों को अच्छे से आपको मैं बताऊंगा और कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं और कौन से आने के ज़्यादा चांसेस है वो भी मैंने इस वीडियो में लिया है। जापान के संविधान से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।
फ्रांस के संविधान से लिया है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व एवं गणतंत्रात्मक व्यवस्था। हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। बहुत बार पूछा जाता है स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की भावना हमने किस देश से लिया है, तो फ्रांस से लिया है। हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो आर्टिकल 368 में होती है। हमने राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है वो भी हमने दक्षिण अफ्रीका से संविधान से लिया है। हमने यूएसएसआर रसिया से लिया है मौलिक कर्तव्य। देखिए, जब संविधान आपका बना था तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर हमने 10 मौलिक कर्तव्य को लिया था। फिर अंत में हमने 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा था। हमने रूस से लिया था प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय जो थे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। हमने वो भी यूएसएसआर रसिया से लिया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अनुच्छेद एवं भाग। जो आपके अनुच्छेद हैं और भाग हैं उसके बारे में अब देखते हैं। भाग 1, संविधान में कुल 22 भाग, इस टाइम 25 भाग हो गए हैं, 448 से ज़्यादा अनुच्छेद हो गए हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। अब एक एक चीज़ों को हम सीरियल वाइज पढ़ते हैं। भाग 1 में आपका संघ एवं राज्य क्षेत्र है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, इसमें इम्पॉर्टेंट जो है वो आपसे अनुच्छेद 3 पूछ लिया जाता है कई बार कि नए राज्यों का जो निर्माण होता है भारत में, ठीक है, जैसे तेलंगाना बना था तो आर्टिकल 3 के तहत। 2 में क्या होता है कि नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना जो करते हैं, जैसे गोवा, सिक्किम, ये सब जो भारत के राज्य बने हैं ये हमने आर्टिकल 2 के तहत बनाया है। लेकिन 3 में हमने क्या करते हैं कि जो है भारत के किसी राज्य का नाम, सीमा और काट कर, जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया तो ये आर्टिकल 3 के तहत करते हैं। भाग 2 में सिर्फ पूछा जाता है नागरिकता, तो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता का वर्णन है। ठीक है, तो इसमें आपसे यही पूछा जाएगा कि नागरिकता जो है किस भाग में है, तो आप बता दीजिएगा नागरिकता जो है भाग 2 में है। भाग 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे जो है क्वेश्चन यहीं से एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसमें मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। ठीक है, मौलिक अधिकार यह न्यायालय में परिवर्तनीय होता है। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, अगर आपको कोई बोलने नहीं देता है, आपको कोई सोने नहीं देता है, आपको कोई शादी विवाह नहीं करने देता है, ये आपके फंडामेंटल राइट्स है, तो आप जो है न्यायालय में रिट के माध्यम से जा सकते हैं। अभी आगे हम लोग डिटेल में देखते हैं। पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान समय में हम 6 मौलिक अधिकार हैं, और जो हमारा एक 7वां मौलिक अधिकार था कट गया है, वो था संपत्ति का अधिकार। पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन अब यह जो है एक लीगल राइट्स हो गया है, कानूनी अधिकार है, अनुच्छेद 300A में इसको जोड़ दिया गया है। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटाकर, इसको जो है मूल अधिकार से हटाकर हम लोग इसको कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिए। दिक्कत क्या होती थी कि जैसे मान लीजिए संपत्ति का अधिकार, हमने घर बनाया है, ठीक है, और गवर्नमेंट अगर भविष्य में कभी वहाँ से चाहती है एक्सप्रेसवे निकालना, रोड बनाना, या फिर कोई गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लाती है वहाँ कुछ करने के लिए ज़मीन पे, तो क्या होता था, लोग कोर्ट चले जाते थे क्योंकि उनका मौलिक अधिकार था। अब ऐसा कोई नहीं कर सकता क्योंकि ये कानूनी अधिकार हो गया है। ठीक है, इसके लिए आप कोर्ट अब नहीं जा पाएंगे, तो इसलिए अब सरकार को काम करना आसान हो गया। तो हमने ये मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 देख लिया कि ये न्यायालय में परिवर्तनीय है और इसके लिए हम लोग न्यायालय जा सकते हैं। अब जो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं उसको देख लेते हैं। हमारा पहला मौलिक अधिकार है समता या समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 तक। ठीक है, आर्टिकल 14 में कहा गया है कि विधि के समक्ष समता एवं विधि का समान संरक्षण। आर्टिकल 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट, अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत हो जाएगा। अब हमारे देश में कोई ऐसा छुआछूत नहीं होगा। ठीक है, आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत, अगर किसी के पास कोई उपाधि है, जैसे पहले क्या होती थी, नाइट वुड की उपाधि होती थी, ठीक है, राय बहादुर की उपाधि होती थी, या किसी विदेशी से हम सर की उपाधि लेते थे, ऐसी कोई उपाधि हम नहीं धारण कर सकते हैं। हम अपने देश में डॉक्टर, ये सब जो है उपाधियाँ सिर्फ लगा सकते हैं। तो हमारे आर्टिकल 14 से 18 में समता एवं समानता के अधिकार को बताया गया है। फिर बात कर लेते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा हमारा जो मौलिक अधिकार है वो स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, आर्टिकल 19(1)(a) में है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब वाक एवं अभिव्यक्ति का मतलब होता है, अभिव्यक्ति का मतलब होता है पहले सोचिए फिर बोलिए। आपको इतनी स्वतंत्रता है कि आप बोलिए, कोई दूसरे को जो है इसका नुकसान ना पहुंचे। आप किसी को गाली देंगे तो ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। इसीलिए इसमें लिखा गया है वाक बोलिए, लेकिन अभिव्यक्ति पहले सोचिए तब बोलिए। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है आर्टिकल 19(1)(a) में। ठीक है, और अनुच्छेद 19 में ही आपका प्रेस की स्वतंत्रता और राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन लेखपाल 2022 में पूछा गया था कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 19 में है। अगला बात करते हैं
कि आर्टिकल 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, आपके जो जीवन है, आपके कोई जीवन को नुकसान ना पहुंचा सकता है, इसके लिए अनुच्छेद 21 संविधान में आपके मौलिक अधिकार को दर्ज किया गया है। ठीक है, इसी अनुच्छेद 21 में आपका है कि अपनी मर्जी से आप प्रेम विवाह कर सकते हैं, आपको घर बनाकर रहने की व्यवस्था, आपको भोजन की व्यवस्था, ठीक है, आपको निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, मतलब अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं अपने जीवन में, निजी ज़िंदगी में आप कुछ करना चाहते हैं तो आपके निजी जीवन में कोई दखल नहीं दे सकता है। अगर ऐसा कोई करता है तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं रिट के माध्यम से। ठीक है, तो ये था निजता का अधिकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें पूछा जाता है। और अगला है अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होंगे उनको सरकार निःशुल्क शिक्षा देगी। ये हम लोग का मौलिक अधिकार हो गया था। पहले ये किस में था, ये हमारा राज्य के नीति तत्व में जोड़ा गया, फिर इसके बाद शिक्षा के अधिकार जो है हमने मौलिक अधिकार में ले लिया था 86वां संविधान संशोधन 2002 में। हम लोग इसका जिक्र 3 बार देखेंगे, अभी आगे मैं आपको एक एक चीज़ें बताऊंगा। तो पहला इसका जो जिक्र आया है वो अनुच्छेद 21A में आया है कि शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क होगा, और ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में। एक क्वेश्चन आपका पेट में आया था प्रीवियस ईयर, पेट में आपका आया था 2022 वाले एग्जाम में लिखा हुआ है। आप लोग क्वेश्चन पेपर अगर आपके पास नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पर, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के बाद मैसेज करेंगे तो मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर जो है प्रोवाइड करा दूंगा। अगला हमारा जो है मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24 में है। अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। अगर कोई मानव है तो उसके जो है उसको आप दुर्व्यापार में नहीं लगा सकते हैं और ना उसके कोई ज़बरदस्ती काम करा सकते हैं। अगला है आर्टिकल 24, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अगर कोई बालक 14 वर्ष से कम है तो उसको आप कारखानों, कोयला खदानों, ऐसे भारी जगहों पर नहीं लगा सकते जिससे उसके जीवन का हनन हो सकता है। अगला है हमारा चौथा जो मूल अधिकार वो है धार्मिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 25 से 28 तक है। आर्टिकल 25 कहता है किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, ये हम अनुच्छेद 25 देता है। तो इम्पॉर्टेंट था 25, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो चौथा हमने देख लिया कि धार्मिक स्वतंत्रता। अब हम आगे देखते हैं हमारा जो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है वो अनुच्छेद 29-30 में है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पेट में पूछा गया था कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण कौन सा अनुच्छेद करता है, तो अनुच्छेद 29 करता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेट में आया था। अब छठवां और आखिरी मौलिक अधिकार हमारा है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, इसी अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। लेकिन अगर अंबेडकर साहब के हिसाब से नहीं पूछेगा, वैसे पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा कि संविधान की आत्मा क्या है, तो आपको बताना है कि संविधान की आत्मा प्रस्तावना है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया गया कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे माना है, तो अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों को माना है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि हमारा अनुच्छेद 32 क्या है। अनुच्छेद 32 के बारे में देख लेते हैं। मौलिक अधिकारों के हनन होने पर आप 5 प्रकार के रिट के माध्यम से अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय जा सकते हैं। अगर आपके मौलिक अधिकार का कोई भी हनन होता है, ठीक है, किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो आप अनुच्छेद 32 के तहत उसको रिट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट तथा अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। 5 प्रकार की रिट उन्होंने संविधान में लिखा है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा उत्प्रेषण, चौथा अधिकार परीक्षा और 5वां है प्रतिषेध। ये 5 प्रकार के रिट के माध्यम से अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है, ठीक है, तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। अब भाग 4 देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। DPSP सदाबहार है एग्जामिनर के लिए, यहीं से प्रश्न बहुत ज़्यादा डालते हैं। DPSP यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल टू स्टेट पॉलिसी, इसको हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में है और ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। अब पूछेंगे न्यायालय में परिवर्तनीय क्यों नहीं है? क्योंकि ये सरकार का दायित्व है। ठीक है, सरकार चाहती है किसी राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य बनाना, ठीक है, उसको समाज के लोगों को आर्थिक सामाजिक न्याय दिलाना, तो इसलिए जो है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। इसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच। आप यही कर सकते हैं अगर आपको सरकार की कोई नीतियाँ अच्छी नहीं लगती हैं, आपको लगता है कि सरकार मेरे लिए अच्छा काम नहीं कर सकती है, तो आपको एक पावर दिया गया है, आप जब भी इलेक्शन हो तो आप उस सरकार को गिरा सकते हैं। इसीलिए न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक आगे हम लोग देखते हैं कि इसका जो उद्देश्य है,
वो उद्देश्य क्या है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ठीक है, आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, मतलब जो समान न्याय वितरण हो सके, ठीक है, समाज में किसी कोई गरीब कोई अमीर ना रहे, लेकिन ऐसा होता कहाँ है, ये सिर्फ संवैधानिक बातें हैं। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 37 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये संविधान में लिख ही दिया गया है साफ साफ। अनुच्छेद 38 मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये प्रीवियस ईयर पेट में आया था कि पूछा गया था कि जो संविधान में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात की गई है वो कहाँ, तो वो आपका राज्य के नीति निषेध तत्व में की गई थी, अनुच्छेद 38 में। तो ये आपका पेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अनुच्छेद 39 भी इंपॉर्टेंट है, इसको साथ साथ पढ़ेंगे अनुच्छेद 38 39 को। अनुच्छेद 38 कहता है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात करता है, और वहीं अनुच्छेद 39 कहता है संसाधनों का उचित वितरण, समान कार्य समान वेतन, ठीक है। इसका मतलब होता है कि चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो कोई पुरुष काम कर रहा है तब भी उसको उतने वेतन मिलना चाहिए। अगर महिला ने 1 घंटे काम किया तो उसको 100 और पुरुष ने 1 घंटे काम किया तो उसको 100। इसका कहने का मतलब यही है कि संसाधनों का उचित वितरण, समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे महिला पुरुष हो, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं 39A, जो आप ए वाला देखेंगे जिसमें भी आपको ए मिलेगा, ये 86वां संविधान संशोधन। जैसे 39A है समान अवसर के आधार पर न्याय देना, ठीक है, ये जुड़ा था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। अभी आप आगे चलकर 48A देखेंगे तो उसमें भी 42वां संविधान संशोधन 1976 होगा। अगला है अनुच्छेद 40, ये पिछली बार पेट में पूछा गया था कि ग्राम पंचायतों का गठन, तो अनुच्छेद 40 में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, डीपीएसपी में है, डीपीएसपी में है ग्राम पंचायतों का गठन। बाकी पंचायती राज जब हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 243 तो वहाँ भी हम लोग आगे चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि समान नागरिक संहिता, ठीक है, ये आप भारत का पहला राज्य है गोवा की समान नागरिक संहिता, कि सभी नागरिकों को समान तरीके से देखा जाए, समान न्याय किया जा सके, ठीक है, तो अनुच्छेद 44 में है। अनुच्छेद 45 कहता है कि 6 वर्ष से कम के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा। अब देखिए यहाँ आ गया, हमने अभी देखा था मौलिक अधिकार 21A में कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा, वो भी 86वां संविधान संशोधन था, हम लोग दूसरी बार इसको देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि 6 वर्ष से कम के आयु के बच्चे के लिए, जो बच्चे हमारे 6 वर्ष से कम हैं उनको शिक्षा का अधिकार होगा। ये आपका होगा राज्य के निर्देशक तत्व में 86वां संविधान संशोधन 2002 में ये जो है जुड़ा था। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 48 के बारे में। अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि कृषि, पशुपालन, दुधारू पशु के विकास के लिए सरकार ऐसा नीति बनाएगी कि जो गरीब हैं, जो खेती कर रहे हैं, उनके लिए पशुपालन और पशुपालन के साथ साथ जो दुधारू पशु हैं उनके विकास के लिए सरकार कानून बनाएगी। 48A इसमें गवर्नमेंट कहती है कि पर्यावरण का संरक्षण करेगी। देखते होंगे सरकार क्या करती है, सड़क के किनारे पेड़ लगाती है, नदियों के किनारे पेड़ लगाती है, मैनर जो होते हैं, नहर होते हैं, उनके किनारे पौधे लगवाती है। तो ये सरकार का दायित्व है, सरकार को ये करना है। और ये कहा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में कि सरकार जो है पर्यावरण संरक्षण के हित में कार्य करेगी। ये सरकार के सारे दायित्व बताए गए हैं अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। अनुच्छेद 49 कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थल का संरक्षण, जो गवर्नमेंट है वो जितने भी आपके स्थल हैं वो आपके राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, जैसे लाल किला है, कुतुब मीनार है, ठीक है, इमाम बाड़ा है, इस जो स्थल हैं इसका संरक्षण सरकार, इसको करना सरकार का दायित्व है। अनुच्छेद 50 50-50, मतलब जो कार्यपालिका है और जो न्यायपालिका है वहाँ अलग होते हैं। कार्यपालिका जो है न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं करेगी, कार्यपालिका से न्यायपालिका अलग रहेगी, ठीक है, इसका पृथक्करण की बात कही गई है। 50-50 दोनों रहेंगे अलग अलग, तो इसका जो है अनुच्छेद 50 में आप ऐसे याद कर सकते हैं। अनुच्छेद 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि, मतलब जो हमारे देश में कोई बाहरी स्रोत हमको डिस्टर्ब ना करें, इसके लिए सरकार का दायित्व है कि ऐसे वो कदम उठाए कि हमको कोई परेशान ना करे, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से 51। अब हम बात करते हैं भाग 4A मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51A। हमने अनुच्छेद 51A यानी मौलिक कर्तव्य को हमने रसिया से लिया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर एक समिति बनी थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, और उन्हीं की सिफारिश पर हमने अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा था, ठीक है। 1976 में पहले ये 10 थे, लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। हमने 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा था 86वां संविधान संशोधन 2002 में। अब देखिए अब तीसरी बार यहाँ मिल रहा है। पहले हमने देखा था मौलिक अधिकार में, फिर हमने देखा डीपीएसपी में, अब हम फिर देख रहे हैं मौलिक कर्तव्य में। तो 11वां मौलिक कर्तव्य है
कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको स्कूल भेजना उनके माता पिता का ड्यूटी होगा, उनको कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चे को जो 6 से 14 वर्ष हैं निःशुल्क शिक्षा के लिए उनको विद्यालय भेजें। ठीक है, इसीलिए जो नारा आया था सब पढ़ें सब बढ़ें, तो यही नारा था कि सभी के जो गार्जियन हैं वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए स्कूल भेजें, उनका कर्तव्य है और यही 11वां मूल कर्तव्य बना था। बात करते हैं अब भाग 5 और भाग 6 की। देखिए भाग 5 में संघ की बात करेंगे 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक, और भाग 6 में बात करेंगे राज्यों की जो 152 से लेकर 237 तक। देखिए संघ का जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, जो वास्तविक शक्तियां जो केंद्र में होती हैं वो राष्ट्रपति के पास होती हैं, इसलिए, और राज्य में जो प्रमुख व्यक्ति होता है वो राज्यपाल होता है। ठीक है, राज्य का, किसी भी राज्य का जो प्रथम व्यक्ति राज्यपाल और भारत का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति होता है। अब एक एक चीज़ों को हम लोग समझेंगे और थोड़ा दिमाग लगा के ट्रिक लगाकर अनुच्छेद को पढ़ेंगे। अनुच्छेद 52 कहता है कि एक भारत का राष्ट्रपति होगा, भारत का राष्ट्रपति होगा जो राष्ट्र का अध्यक्ष भी कहलाएगा, राष्ट्राध्यक्ष। देखिए राष्ट्रपति बनने के लिए अब जो अनुच्छेद पढ़ूंगा उससे रिलेटेड कुछ बातें बता दूंगा कि राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया पागल नहीं होना चाहिए, कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए, और आप 35 वर्ष की उम्र पार कर चुके हों या 35 वर्ष की आपकी उम्र पूरी हो चुकी हो, ठीक है, तो आप राष्ट्रपति बनने के उम्मीदवार हो सकते हैं। अनुच्छेद 53 कहता है कि राष्ट्रपति की कार्य क्या होंगी, राष्ट्रपति की पावर क्या होंगी, राष्ट्रपति की शक्तियां क्या होंगी, ये अनुच्छेद 53 में। और 54 कहता है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कैसे होगा, जो आनुपातिक पद्धति, एकल संक्रमणी पद्धति होता है। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। फिर राष्ट्रपति ये हो गया। अब 61 होता है, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाता है। अगर राष्ट्रपति कोई संविधान से छेड़छाड़ ऐसे कुछ करता है तभी उसके ऊपर महाभियोग लगाया जाएगा, और संसद में 2/3 बहुमत, लोकसभा राज्यसभा अलग अलग या दोनों मिलाकर 2/3 बहुमत पास होगा, तभी राष्ट्रपति को हटा सकते हैं महाभियोग लगाकर। ठीक है, अनुच्छेद 72 में है कि राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति रखता है, अगर वो चाहे तो फांसी की सज़ा को कम कर सकता है, फांसी की सज़ा को टाल सकता है, पूरी तरीके से समाप्त कर सकता है। तो ये जो है ऐसी कुछ बातें जो है अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के बारे में। अनुच्छेद 123 में है कि राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकता है, जब संसद के कोई सत्र ना चल रहे हो और कोई ऐसे कानून बनाने हो जो भारत के लिए बहुत ज़रूरी हो या देश के लिए बहुत ज़रूरी हो, तब ऐसी स्थिति में जो संसदीय दल के नेता होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, वो राष्ट्रपति के पास जाते हैं उस कानून को लेकर और अध्यादेश पास कराते हैं, उसी को हम लोग अध्यादेश बोलते हैं। अब भाग 6 में देखते हैं, अनुच्छेद 152 से 237 के बीच में। ठीक है, अनुच्छेद 153 में आपका क्या है, राज्यपाल का पद है। हम देख रहे हैं कि 52 में राष्ट्रपति है, आप उसी में एक ऐड कर दीजिए, 52 में आप एक ऐड करेंगे 53 हो जाएगा, और एक उसके पहले लगा दीजिए, +1 जोड़िए और वही जो एक जोड़ेंगे वही उसके पहले लगा दीजिए, तो आप सीधा पहुंच जाएंगे कहाँ पर, राज्यपाल के पास। जैसे हमने एक जोड़ा 52 में 53 हो गया, ठीक, वही हमने इसके पहले लगा दिया, तो 153 में हमारा हो गया राज्यपाल का पद। और फिर जो एक आप वही 53 में एक जोड़ेंगे और एक आगे लगा दीजिए, तो उसकी शक्तियाँ आ जाएंगी। जैसे राष्ट्रपति की शक्तियाँ 53 में, तो 154 में कार्य शक्तियाँ। फिर जैसे इसकी नियुक्ति जो है, अब देखिए इसका निर्वाचन नहीं होता, राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता है, राज्यपाल की नियुक्ति होती है आर्टिकल 155 के तहत। राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है, और वो चाहे अगर तो किसी भी राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल भी बना सकता है। अब बात कर लेते हैं आगे। जैसे क्षमादान की शक्ति होती है 72 में, अगर आप उसी में 89 जोड़ देंगे तो 161 अनुच्छेद में आ जाएगा क्षमादान की शक्ति राज्यपाल को, कि राज्यपाल जो क्षमादान की शक्ति है उसको विवेकाधिकार की शक्ति बोलते हैं। उसके पास कुछ विवेक होते हैं, लेकिन वो किसी की फांसी को परमानेंट या हमेशा के लिए टाल नहीं सकता है। सज़ा को थोड़ा बहुत कम कर सकता है, ठीक है, मिनिमाइज कर सकता है, लेकिन वो फांसी को टाल नहीं सकता है। तो 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है। और जो अध्यादेश राष्ट्रपति के लिए 123 में था, उसी में आप 90 जोड़ देंगे। देखिए इसका मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, आप लोग जान लीजिए अनुच्छेद याद करने का। जैसे हमने देखा कि 72 में राष्ट्रपति का क्षमादान है, तो हमको राज्यपाल का नहीं याद है, तो हम इसी में क्या करेंगे, 89 ऐड कर देंगे। 89 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 161। तो सीधा आपका निकल के आया राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। लेकिन यही अगर हमारा 200 अनुच्छेद के ऊपर पार हो जाएगा तो उसमें हम सब 90 ऐड करेंगे। इसीलिए देखिए यहाँ पर 90 ऐड हुआ है। जैसे 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश लाता है, 123 में अगर आप 89 जोड़ेंगे तब नहीं होगा, क्योंकि 200 के पार अनुच्छेद हो गया, इसलिए आपको यहाँ 90 ऐड करना होगा।
तो आपको जो है 213, 200 के ऊपर जब भी जाएगा तो आप 90 जोड़ेंगे, और 200 से कम जब भी आपका रहेगा अनुच्छेद तो आप 89 जोड़ेंगे। तो पॉलिटी के साथ साथ मैथ का भी अध्ययन हो जा रहा है। अब अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने की, जो राष्ट्रपति है अगर वो चाहे सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, लेकिन वो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो परामर्श लेके बाध्य हो जाए कि उसको मानना ही मानना है। 143 आई लव यू, इसको आप लोग बोलते हैं ना, कि अगर जो है आई लव यू 143 अगर सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, जो राष्ट्रपति हैं वो प्रपोज करते हैं, आई लव यू बोलते हैं, ठीक है, और उसका जवाब जो है सुप्रीम कोर्ट देता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बाद में फिर ये आई लव यू पे टिके रहें। ये आई लव यू को काट भी सकते हैं, बोलेंगे मुझे पसंद नहीं आया, ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो बाध्यकारी नहीं है निर्णय के लिए राष्ट्रपति। बात करते हैं उपराष्ट्रपति के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद 64 में राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। आप सबको पता होगा उपराष्ट्रपति को जो वेतन दिया जाता है वो उपराष्ट्रपति के लिए नहीं होता है, बल्कि वो होता है राज्यसभा के जो सभापति के रूप में कार्य करते हैं उसके लिए उनको वेतन दिया जाता है, ठीक है। इनके लिए भी वही सेम प्रक्रिया है कि 35 वर्ष होना चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए, और ये किसी न्यायालय में दंडित ना हो, कोई मुकदमा ना चल रहा हो, वाद ना हो। और ऐसे सेम राज्यपाल के लिए भी होता है, 35 वर्ष की हो, भारत के नागरिक हों, और बस यही सारी बातें हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बताना नहीं है कि वीडियो को लंबा कर दिया जाए। अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में। देखिए अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री है, मंत्रिमंडल है यानी मंत्रिपरिषद है, जो कि सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है, ठीक है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री, अनुच्छेद 76 में भारत का एक महान्यायवादी होता है, अनुच्छेद 79 में संसद होता है, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। आप लोग इसको सरला पढ़ते होंगे या सरल पढ़ते होंगे, तो 79, 80, 81। फिर सेम प्रक्रिया आप देखिए 89 हमने ऐड किया है, क्योंकि 200 अनुच्छेद से कम है। ये 200 से सारे अनुच्छेद देख रहे हैं, सब जो है 200 से कम है, इसीलिए हमने क्या किया है 89 ऐड किया है, जो कि मैंने बताया था। 74 आप अगर आपको ए वाला याद हो गया तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इसमें क्या करिएगा, मंत्रिमंडल आपने याद कर लिया केंद्र की, तो राज्य में अगर आपको राज्य का मंत्रिमंडल निकालना हो तो आप 89 ऐड कर दीजिए, आप सीधा जो है मंत्रिमंडल राज्य वाले पहुंच जाएंगे। तो 163 में मंत्रिमंडल राज्य की है। फिर प्रधानमंत्री, जैसे भारत का एक प्रधानमंत्री होता है तो राज्यों में एक मुख्यमंत्री होता है। 89 में, जैसे 75 में हम 89 ऐड कर देंगे। फिर 76 में जो भारत का एक महान्यायवादी होता है, वैसे राज्यों में उसको महाधिवक्ता बोलते हैं, अनुच्छेद 165 में। जैसे संसद होता है, भारत की एक संसद होती है, वैसे ही राज्य की भी एक विधानमंडल होती है 168 में। 79 में आप 89 जोड़ देंगे। जैसे भारत की एक राज्यसभा होती है, वैसे राज्यों में भी एक विधान परिषद होती है, आप 80 में 89 जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा। वैसे जैसे भारत की लोकसभा होती है, वैसे राज्यों के लिए एक विधानसभा होती है, आप 81 में 89 जोड़ेंगे 170 हो जाएगा। तो ये जो है ट्रिक है याद करने का, इसको बहुत ज़्यादा रटना नहीं है, संविधान को समझना है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक एक कार्यपाल की और नियुक्तियाँ की, ठीक है। जो मंत्रिपरिषद होता है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है, और राज्य का जो मंत्रिपरिषद होता है वो विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है। इतनी बातें देख लिया। अब हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने के लिए कम से कम आपको जो है 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, अगर आप विधानसभा या लोकसभा से बनते हैं। अगर आप राज्यसभा या विधान परिषद से जाते हैं तो उसके लिए 30 साल होना चाहिए, ठीक है। इसका कोई लिमिट नहीं है कितने वर्षों तक आप बने हैं, आप जब तक जिंदा हैं तब तक, अगर आप दल में हैं, आपकी संसदीय सत्ता है, ठीक है, तो आप बने रह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मरने तक, ठीक है। महान्यायवादी, ठीक है, ये भारत का अटॉर्नी जनरल इसको कहते हैं, के वेणुगोपाल राव इस टाइम है, और राज्यों के लिए महाधिवक्ता होता है। इसका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करते हैं, ये संवैधानिक पद है, और इसको जो जैसे हटाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, वैसे ही महान्यायवादी को हम हटा सकते हैं। और महान्यायवादी चाहे तो पूरे भारत के किसी भी न्यायालय में जाकर वो सुनवाई कर सकता है। 79 में संसद, उसी प्रकार से राज्यों के लिए एक विधानमंडल होता है। जैसे संसद में राज्यसभा लोकसभा होते हैं, वैसे विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा होती है, ठीक है। अब देखते हैं कि राज्यसभा जो होता है, संसद में 3 अंग होते हैं। संसद में होता है राष्ट्रपति, जो कभी संसद के अंदर नहीं जाता है, वहाँ नहीं, जब बाहर से काम करता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। उसी प्रकार विधानमंडल में 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद अभी तक भारत के 6 राज्यों में है, ठीक है। तू भी मजा कर, इसका ट्रिक है, आप लोग जानते होंगे, तू भी मजा कर। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, ठीक है, जम्मू कश्मीर, अब तो यहाँ कट गया है, कर्नाटक। इस प्रकार जो है 6 राज्यों में विधान परिषद है आपके। राज्यसभा के लिए जो है न्यूनतम लड़ने के लिए उम्र आपका 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। लोकसभा के लिए आपको 25 वर्ष होना चाहिए, ठीक।
राज्यसभा का जो कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। राज्यसभा में मेंबर जो होते हैं वो हर 2 वर्षों बाद सर्किल जो इसकी बनती है वो रिटायर होते रहते हैं, और राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदन है, वहीं लोकसभा जो है एक अस्थायी सदन है। ठीक है, इसको भंग किया जा सकता है लोकसभा को, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा लोकसभा वाली सीटों वाला उत्तर प्रदेश में 80 हैं, और सबसे कम लोकसभा वाली सीटों वाला राज्य सिक्किम है, जहां 1 सीटें हैं। एक क्वेश्चन आपका लेखपाल 2022 में पूछा गया था। और बात करते हैं कि विधानसभा की जो सीटें हैं वो कम से कम 60 हो सकती हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 600 हो सकती हैं। चलिए आगे देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 100 में है कि निर्णायक मत। देखिए, जब भी कोई मामला, जब वोटिंग होती है लोकसभा राज्यसभा की, जब 50-50 हो जाता है सदस्यों का, तो वहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष भी अपना वोट डाल सकता है। ऐसे मत को हम लोग आर्टिकल 100 में 50-50 ऐसे याद कर लीजिए आप लोग, 50-50। जब भी 50-50 का केस हो जाएगा, 100 हो जाएंगे, दोनों जोड़ेंगे तो निर्णायक मत अनुच्छेद 100 में। 108 में है संयुक्त अधिवेशन, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ज्वाइंट सिटिंग। ठीक है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है, मनी बिल इसको बोलते हैं। ठीक है, हर एक मनी बिल होता है वो फाइनेंशियल बिल होता है, लेकिन हर एक फाइनेंशियल बिल वो मनी बिल नहीं होता है। इसको मैं आपको समझा देता हूं एक बार। एमबी का मतलब मनी बिल, एफबी का मतलब फाइनेंशियल बिल, धन विधेयक और वित्त विधेयक। ठीक है, तो हर एक मनी बिल होता है फाइनेंशियल बिल, लेकिन हर एक फाइनेंशियल बिल जो है वो मनी बिल नहीं होता है। तो हर एक वित्त विधेयक धन विधेयक होता है, और हर एक धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, ऐसे आप लोग जान लीजिए। ठीक, अगला है अनुच्छेद संयुक्त बैठक। एक बार देख लेते हैं कि संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत होता है। इस जो बैठक होती है, इसकी बैठक को बुलाने का काम राष्ट्रपति करता है, और इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। आगे अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विपणन, जिसको हम लोग बजट बोलते हैं। 112 बजट, 112 बजट, तो 12 से बजट मिल रहा है, तो 112 में बजट है। 116 में लेखा अनुदान, 117 में वित्त विधेयक है, यानी फाइनेंस बिल। ठीक, अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। लोकसभा में कुल सीटें 552 हैं, लेकिन निर्वाचन जो होता है वो 550 पे ही होता है। 2 सीटों एंग्लो इंडियन के लिए जो काट दिया गया, लेकिन पिछली बार क्वेश्चन पेट में पूछ लिया गया था और आयोग ने उसका उत्तर 552 दिया था। तो आप लोग 552, अगर कुल सीटें पूछा जाएगा संविधान में, लोकसभा में कुल सीटें 552 हैं। ठीक है, और 2026 तक यही रहेंगी। बस क्या होगा कि 2 सीटों पर जो एंग्लो इंडियन का चुनाव होता था, जो राष्ट्रपति मनोनयन करता था, वो नहीं करेगा, उनकी वैकेंट सीटें रहेंगी। ठीक है, लेकिन रहेंगी तो 552, बस चुनाव नहीं होगा 2 पे। और राज्यसभा में कुल सीटें हैं 250, जिसमें से 12 जो है राष्ट्रपति मनोनयन करता है खेल, शिक्षा, विज्ञान और कला में। ठीक है, और 238 पर राज्यसभा का निर्वाचन होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है, और हर 2 वर्ष बाद राज्यसभा के जो सांसद हैं वो कुछ ना कुछ रिटायर होते जाते हैं, सर्किल इनकी चलती जाती है, इसीलिए राज्यसभा अस्थायी सदस्य है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यसभा के कार्यकाल का कितना होता है, वो 6 वर्ष। ये पेट में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा गया था, सेकेंड मीटिंग में 24 अगस्त को। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, क्योंकि नोट्स बनाने में बहुत सारे जो है बहुत टाइम लगता है, पूरा दिन चला जाता है। इसको मैं अच्छे से तैयार करता हूँ, नोट्स बनाता हूँ, फिर आपको देता हूँ, तो आप इसकी जो मेहनत है वो समझ सकते हैं। इसलिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अदरवाइज रहने दीजिए। अब बात कर लेते हैं कि उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट की। ठीक है, देखिए उच्चतम न्यायालय अधिकतम, इसका जो जज होता है मुख्य न्यायाधीश, वो 65 वर्ष तक रह सकता है, और उच्चतम न्यायालय के जज की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और इसको शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है। वहीं बात करते हैं उच्च न्यायालय के अधिकतम जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल 62 वर्ष होता है। इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन राज्यपाल के परामर्श पर। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़े थोड़े अंतर हैं, इसलिए आप लोग समझते जाइए। और हाँ, शपथ जो है, जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनको शपथ जो न्यायाधीश हैं उनको दिलाएंगे राज्यपाल, लेकिन उच्चतम न्यायालय वाले को दिलाएंगे राष्ट्रपति। अब कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उच्चतम न्यायालय से। हमने इस साइड ले लिया है एससी का, इस साइड हमने एससी का। देखिए 124 में कहा गया है कि भारत के लिए एक जो है सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाएगा, उच्चतम न्यायालय होगा, और जो कि नई दिल्ली में है। ठीक, अनुच्छेद 131 में है कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकार हैं, कि सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 137 में है कि न्यायिक पुनरावलोकन, अगर कोई न्याय दे दिया गया है, अगर आप फिर से उसकी पिटीशन डालते हैं तो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके लिए फिर से जो है न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया था, अनुच्छेद 137 में।
बात करते हैं अनुच्छेद 148 में, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महानियंत्रक लेखा परीक्षक जो होता है वो CAG, इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और CAG का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले समाप्त हो जाए। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं हाई कोर्ट के लिए। अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होंगे और भारत में अभी तक 25 उच्च न्यायालय हैं। 25वां उच्च न्यायालय अमरावती में बना था। 216 अनुच्छेद में है कि हाई कोर्ट का गठन होगा, उसका प्रोसेस होगा अनुच्छेद 216 के तहत। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाग 11। भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध आपके सिलेबस में है। जितनी भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस पेट का, ठीक है, और ये पूरा पॉलिटी इस वीडियो में समाप्त होगा। अगर आप लोग बीच में थक गए हों तो आप लोग पानी वानी पी सकते हैं, मैं भी पानी पी लेता हूँ। चलिए फिर शुरू करते हैं। केंद्र राज्य संबंध अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक है भाग 11 में। अनुच्छेद 248 में कहा गया है कि अवशिष्ट शक्तियां जो होंगी वो केंद्र के पास होंगी। ये हमने कनाडा के संविधान से लिया था, मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। अनुच्छेद 249 और 250 को एक साथ मिला के पढ़ेंगे। अनुच्छेद 249 में कहा गया है कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति जो होगी वो राज्यसभा की होगी। तो राज्यसभा के पास शक्तियां हैं अनुच्छेद जैसे 249 हो गया, अनुच्छेद 312 हो गया, अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विसेज, ये सब राज्यसभा की शक्तियां हैं। पूछा जाता है कि राज्यसभा की शक्ति कौन सी है, तो अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 250 की बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि आपातकालीन के समय राज्य सूची विषय पर जो कानून बनाने शक्ति है वो भी राज्यसभा के पास होगी। अगर कभी मान लीजिए आपातकाल भारत में लगा हो, देश में आपातकाल लगा हो, तो ऐसी स्थिति में राज्य सूची पर विषय जो है 250 के तहत राज्यसभा बना सकती है। और महत्वपूर्ण अनुच्छेद है इसी में, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 262 में है कि नदी जल विवाद, जैसे सिंध भारत में, भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल विवाद है, तो इसी के तहत होता है इसका बंटवारा, मतलब जो पूरा मैटर सुलझाया जाता है अनुच्छेद 262 के तहत। अनुच्छेद 263 में है अंतर्राज्यीय परिषद, ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल, अनुच्छेद 263 में। अनुच्छेद 280 में है वित्त आयोग। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवा, जिसमें IAS, IPS, IFS होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इंडियन फॉरेन सर्विस अखिल भारतीय सेवा में नहीं आता है, भारतीय विदेश सेवा नहीं आता है। इसमें सिर्फ जो F फॉर फॉरेस्ट होता है, वन विभाग के जो अधिकारी होते हैं, भारतीय वन सेवा जो है आता है अखिल भारतीय सेवा, ये भी राज्यसभा की शक्ति है ये। लेकिन भाग 11 में नहीं आता, भाग 11 में 263 तक आता है, तो इसलिए हमने जो है इसको अलग से इंपॉर्टेंट में लिख दिया है। 315 में संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, UP PCS की करते होंगे या BPSC की करते हैं या फिर UPSC की करते हैं, तो ऐसी जो इनकी जो संस्था हैं, संघ लोक सेवा आयोग या राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का जो संगठन होगा वो 315 अनुच्छेद के तहत बनाया गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। भाग 15 हम लोग देखेंगे, निर्वाचन आयोग। भाग 15 निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 भाग 15 है। 324 में कहा गया है कि भारत के लिए एक निर्वाचन आयोग होगा जो राष्ट्रपति वगैरह इनका चुनाव कराते हैं। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इन सबका चुनाव निर्वाचन आयोग कराता है। और आप कमेंट करके बताइए कि इस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है भारत के। ठीक, और निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, और इसकी नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, 324 में निर्वाचन आयोग है। भाग 17 देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट भाग अनुच्छेद हमने वही लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है। भाग 17 में है राजभाषा। अनुच्छेद 343 से लेकर 351 के बीच राजभाषा है। और अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि जो भारत राज्य है उसकी भाषा राजभाषा, राष्ट्र की नहीं किया है, देश की नहीं लिखा है, राजभाषा पॉलिटिकल वर्ड है, ये संवैधानिक शब्द है। ठीक है, राजनीतिक शब्द है। कहा गया है कि राज्य की जो भाषा होगी वो हिंदी होगी तथा लिपि देवनागरी होगी। भाग 18 में बात करते हैं आपात उपबंध की। अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक हमने आपात उपबंध का वर्णन संविधान में किया है और आपातकालीन शक्तियां हमने जर्मनी के संविधान से लिया है। अनुच्छेद 352 कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल, कि भारत में जब भी बाह्य युद्ध होगा, ठीक है, कोई अशांति वाली बात होगी, तो वहाँ पर राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है, जैसे 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकालीन लगा दिया था।
और कई बार युद्ध हुए थे तब भी जो है राष्ट्रीय आपात लगा है। 356 क्या होता है कि राष्ट्रपति शासन लग जाता है, कि जब भी किसी राज्य में संविधान विफल हो जाता है, किसी राज्य की सरकार गिर जाती है, तो वहाँ उस टाइम राष्ट्रपति शासन लग जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर पे लगभग ज़्यादातर राष्ट्रपति शासन भी रहता था। अभी महाराष्ट्र में सरकार गिरी थी, ठीक है, तो कुछ समय के लिए गुजरात में कुछ टाइम राष्ट्रपति शासन था, उत्तर प्रदेश में बहुत बार राष्ट्रपति शासन लगे हैं। तो संविधान की विफलता पर, जहाँ संविधान काम नहीं करता है, 356 के तहत वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगा है। और 360 अनुच्छेद कहता है वित्तीय आपातकाल, ठीक है, फाइनेंशियल, जो वित्तीय आपातकाल है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो ये भारत में अभी तक नहीं लगा है कभी वित्तीय आपातकाल। एक बार ऐसी स्थिति आ गई थी 1991-92 में, भारत में उस टाइम जो है आर्थिक मंदी आई थी, ऐसे लग रहा था कि वित्तीय आपातकाल लग जाएगा, लेकिन लगा नहीं। उस टाइम वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने भारत के जो है ये वित्तीय आपातकाल लगने से बचा लिया था, और बहुत पढ़े लिखे अर्थशास्त्री हैं मनमोहन सिंह। बात कर लेते हैं भाग 20 की, और इसी के साथ हम लोग पूरा भाग कंप्लीट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद और भाग 20 में है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया। अनुच्छेद 368 में कहा गया है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया, कि भारत के जो संविधान में अनुच्छेद 395 टोटल हैं, उसमें अगर किसी भी संविधान में हमको संशोधन करना होगा तो हम इसी अनुच्छेद से करेंगे। 368 से हम लोग संविधान संशोधन करते हैं। अब संविधान संशोधन कई प्रकार से होता है, वो चाहे हम साधारण बहुमत से करें, चाहे हम विशेष बहुमत से करें, या फिर चाहे हम विशिष्ट बहुमत से संविधान संशोधन कर सकते हैं। उसके लिए बहुत प्रक्रिया है, इतना आपको नहीं पढ़ना है पेट के लिए। जितना मैं आपको बता दे रहा हूँ, इससे एक भी क्वेश्चन आपका पेट में बाहर नहीं जाएगा। जो लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट वाली लेक्चर नहीं देखे मैराथन क्लास, तो वो लोग जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से जाकर उसका लेक्चर देख सकते हैं। 54 मिनट का वीडियो है, और उसमें 5 नंबर आपके पूरे आएंगे। अगर एक भी क्वेश्चन बाहर जाएगा तो बाद में पेपर देने के बाद आप कमेंट करिएगा कि सर आपने जो बताया था उसमें से नहीं आया। भाई कहाँ से आएगा, इसमें कुछ छूटा नहीं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पेट के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, एक भी कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इतना मेरा दावा है। बात कर लेते हैं अनुसूची, जो संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं उसके बारे में मोटा मोटी हम लोग जान लेते हैं। पहली अनुसूची कहता है कि भारत राज्य और संघशासित क्षेत्रों के बारे में बताता है। दूसरी अनुसूची जो पदाधिकारियों हैं उनके वेतन और भत्तों की बात करता है। अब पदाधिकारी कौन है? पदाधिकारी का मतलब जैसे राष्ट्रपति हो गए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज हो गए, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो गए, इन जैसे लोगों के वेतन और भत्ते का वर्णन अनुसूची 2 में किया गया है। अनुसूची 3 में इन्हीं लोग के शपथ की व्यवस्था की गई है। इनको शपथ कौन दिलाएगा, ठीक है, ये सब बातें अनुसूची 3 में की गई है। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा ही नहीं जितना मैं ले लिया हूँ। अनुसूची 4 कहती है कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, कि किस राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी। जैसे उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 31 सीटें हैं, जो कि भारत के सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हैं। लोकसभा की सीटें 80 हैं, वो भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही। अनुसूची 5 कहता है कि भारत में जो SC ST हैं, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइबल, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वाले जो क्षेत्र हैं, उसका जो प्रशासनिक नियंत्रण होगा उसके बारे में उपबंध करता है अनुसूची 5। और अनुसूची 6 जो करता है AMTM का मतलब होता है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों के लिए विशेष उपबंध की व्यवस्था की गई है अनुसूची 6 में। ये 4 राज्य हैं, आपसे पूछा जाएगा, इसी में से आपको मान लीजिए हमने काट लिया, पूछ लिया इनमें से कौन सा राज्य जो है अनुसूची 6 में शामिल नहीं है। हमने ऑप्शन दे दिया असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर। तो आप जैसे मेघालय भी है तो मणिपुर नहीं है, तो मणिपुर को आप काटना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं। आगे बात करते हैं अनुसूची 7 की। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 7वीं अनुसूची है। अनुसूची 7 में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 100 विषय, समवर्ती सूची में 61 विषय और राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय का उल्लेख किया गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आपके क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। संघ सूची में कौन कौन से विषय हैं, राज्य सूची में कौन से विषय हैं और समवर्ती सूची में कौन से विषय हैं। अगर आप लोग चाहें तो शॉर्ट नोट भी इसका बना सकते हैं। संघ सूची में आपका आता है बैंक, सेना, ये सब मतलब सरकार, केंद्र सरकार के पास होती है शक्तियाँ, कि बैंक में जो भी संशोधन करना होगा, नए बैंक खोलेगी तो सरकार, केंद्र सरकार करेगी, संघ सरकार करेगी। सेना के बारे में विदेशी मामले हो गए, अंतरिक्ष हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया, ठीक है, ये सब संघ करेगी। नहीं तो राज्य वाले कहेंगे लाओ परमाणु बम में दाग देते हैं, कहीं पा जाएंगे वहीं ठोक देंगे। तो इसलिए ऐसी पावर जो है संघ के पास है। रेलवे, करेंसी अगर राज्य के पास आ जाएगी बस, तो सभी लोग करेंसी, सरकार सोचेगी जितना करेंसी छाप लो, हमारे 5 साल में खूब करेंसी छाप लेंगे। इसलिए ऐसी सुविधा जो है केंद्र के पास है संघ सूची में। दंड प्रक्रिया संहिता CPC आपका जो है ये भी संघ सूची का विषय है। ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, पेट के सेकंड मीटिंग में पूछा गया था, इनमें से कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है। तो उनमें ऑप्शन से आपके थे पुलिस, कानून व्यवस्था, जेल, और उसमें था CPC यानी दंड प्रक्रिया संहिता। तो ये क्वेश्चन पेट में प्रीवियस ईयर पूछा गया था। बात कर लेते हैं राज्य सूची के बारे में। अब 61 विषय उसमें है, ठीक है। राज्य सूची को जो पावर होती है वो जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पे कानून बनाती है, और ये क्वेश्चन पेट में पूछा गया था प्रीवियस ईयर, आप देख सकते हैं।
पूछा गया था कि राज्य सूची का विषय कौन सा है, तो यही जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है राज्य सूची का विषय। इसमें पुलिस है, रेलवे पुलिस भी आपकी राज्य सूची का विषय है। रेलवे आपका संघ सूची में आता है, लेकिन रेलवे पुलिस जो है वो राज्य सूची में आती है। तो पुलिस या रेलवे पुलिस, कानून व्यवस्था, जेल, सड़क, कृषि और हाई कोर्ट, अस्पताल, ये सब आपके राज्य सूची के विषय हैं। समवर्ती सूची के जो विषय आपके हैं वो हैं वन, शिक्षा, मापतौल। देखिए वन, शिक्षा, मापतौल ये पहले राज्य सूची के विषय थे, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब किया गया था, इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी लगाई थी उसी टाइम 1976 में बहुत ज़्यादा संविधान संशोधन कर लिए गए थे। इसीलिए जो है उस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। समवर्ती सूची में समाचार पत्र आता है, परिवार नियोजन आता है, पर्यावरण प्रदूषण भी जो है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब जिस विषय पर राज्य और संघ दोनों मिलकर कानून बनाए उसे हम समवर्ती सूची कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुसूची 8, अनुसूची 8 इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। संविधान की जब मूल संविधान में सिर्फ 14 भाषाओं का उल्लेख था, लेकिन हमने 8 भाषा बाद में जोड़ा था। हमने 15वां जोड़ा था सिंधी, उसके बाद फिर अंतिम की जो 4 भाषाएं हैं वो थी BDMS। BDMS का मतलब होता है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये हमने 4 भाषाएं जो है अंतिम में जोड़ा था 92वां संविधान संशोधन 2003 में। अब अनुसूची 9 क्या कहती है कि जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार, जो कि इसका निरसन हो चुका है। इसका जो अनुच्छेद ये आर्टिकल 300A में चला गया था, मैंने आपको पहले बताया था, तो इसको जो है काट दिया गया अनुसूची से। अनुसूची 9 गायब हो गई है। अनुसूची 10वां है कि दल बदल, ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, दल बदल से संबंधित है। अनुसूची 11वां है कि पंचायतों की शक्तियाँ, ठीक है, ये भी जो है आपका 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में आया था, पंचायत की शक्तियाँ। ये 29 विषय पर कानून बनाते हैं। अभी हम लोग आगे डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में। और 12वां अनुसूची जो आखिरी अनुसूची है वो है नगर पालिकाओं से संबंधित है, ठीक है। उसमें नगर पालिका की शक्तियाँ और कार्य बताए गए हैं, जिसमें कुल 18 विषय हैं, ठीक है। 18 विषय पर कानून बनाता है नगर पालिका। और ये आया था 74वां संविधान संशोधन 1992-93। इसकी अभी हम लोग जब पंचायती राज पढ़ेंगे तो उसमें जो है विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब एक बार बात कर लेते हैं कि महत्वपूर्ण आयोग। संविधान में हमारे बहुत से आयोग बने थे, केंद्र राज्य संबंध में बहुत सारे आयोग बने थे, उन आयोगों के बारे में और जो संसदीय समितियां हैं उसको अभी हम लोग लास्ट में देखेंगे। महत्वपूर्ण आयोग हमारे हैं राज्य मन्नार समिति, ये बनी थी 1970 में, ठीक है। तमिलनाडु सरकार ने इस समिति को बनाया था और इसमें राज्य मन्नार समिति की जो रिपोर्ट आई थी उन्होंने बताया था कि जो अनुच्छेद 356 है कि बार बार कहीं भी संविधान की विफलता पे आप लोग राष्ट्र प्रशासन लगा देते हैं, जहां मन मर्जी चाहे जहां वहीं ठोक दो राष्ट्र प्रशासन। तो इन्होंने इसके खिलाफ में बात की थी कि इसका जो दुरुपयोग हो रहा है। इन्होंने और मांग किया था कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होना चाहिए, ठीक है। आगे आया था सरकारी आयोग 1983 में, और ये केंद्र राज्य संबंध से संबंधित आयोग है, ठीक है। इन्होंने कहा था कि निगम कर राज्य सरकारों के साथ साझा करें, जो केंद्र सरकार है वो जो निगम कर होता है वो राज्य सरकार को भी दे, ठीक है। और इन्होंने कहा था केंद्र और राज्य के विवाद जो होते हैं उसको सुलझाने के लिए बहुत सारे नियम बनाए थे सरकारी आयोग। बात करते हैं पुंछी आयोग। पुंछी आयोग ने भी यही कहा था कि जो हमारे निगम कर होते हैं वो राज्य सरकारों के साथ साथ साझा करे केंद्र सरकार। और राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में, इसमें 3 सदस्य थे और उन तीनों सदस्यों के जो अध्यक्ष थे एक वो थे फजल अली, इसीलिए इस आयोग को फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और भारत का भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। 1953 में आंध्र प्रदेश जो भाषाई आधार पर अलग होकर, ठीक है, राज्य बना था आंध्र प्रदेश। आगे बात करते हैं चेलैया समिति। चेलैया समिति, ये चेलैया समिति किस लिए आई थी? चेलैया समिति आई थी वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु, ठीक है, जांच की और इसने अपना सुझाव दिया था वित्तीय क्षेत्र के लिए चेलैया समिति। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था एवं जिला परिषद। पंचायती राज व्यवस्था एवं जिला परिषद के बारे में देखते हैं। हम लोग जो पढ़ रहे हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू सिलेबस पेट के पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया कि भारतीय संविधान, मैं आपको एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ, हमने क्या क्या पढ़ लिया इसमें। अभी तक हमने देखा कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, ठीक है। हमने देखा कि जो भाग 1 में है, भाग 2 है, भाग 3 है मौलिक अधिकार, भाग 4 राज्य के नीति तत्व, भाग 4 मौलिक कर्तव्य, भाग 5 में हमने संघ देखा, भाग 6 में हमने राज्य देखा, हमने संसदीय प्रणालियाँ देख ली, हमने संघीय प्रणाली देख ली, हम संघ एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पढ़ लिए,
केंद्र राज्य संबंध देख लिए, ठीक है। हमने न्यायिक ढांचा देखा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं स्थानीय निकाय, पंचायती राज और जिला प्रशासन। ये आपका आखिरी टॉपिक है, इसके बाद आपके वीडियो का समापन हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी जल्दी आपको पढ़ा सकूँ, एक भी टॉपिक आपको ना छूटे, क्योंकि इस वीडियो को बनाने से पहले एक दिन का समय लगा है, पूरे जो है लगभग 12 से 14 घंटे इसमें टाइम वेस्ट हुआ है। तो ये वेस्ट नहीं कहूँगा, ये आप लोगों के लिए यूज है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए आराम से। अगर आपको लगता है कि मैं धीरे धीरे बोलता हूँ तो इसकी बढ़ा लीजिए, स्पीड जो है आप लोग 2 कर लीजिए, 1.5 कर लीजिए, ठीक है, 1.25 कर लीजिए। बहुत सारे फीचर्स यूट्यूब में हैं, आप वहाँ से क्वालिटी को बढ़ा घटा सकते हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर इंडियन नेशनल मूवमेंट की मैराथन की क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ लिंक है, वहाँ जाकर देख लीजिए। और अगर प्रीवियस ईयर पेट का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ से फॉलो करके मैसेज कीजिए, मैं आपको पेपर सेंड कर दूँगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था एवं जिला प्रशासन, ये आपके पेट के संविधान का जो आखिरी टॉपिक है इसके बारे में। इसके बाद आपका वीडियो समापन हो जाएगा। फिर जो कल मैराथन आएगी, मतलब 20 सितंबर को जो आपकी मैराथन आएगी, वो भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी की मैराथन होगी। उसमें भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन वहीं से बनेंगे। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में तीसरा तल जोड़ा गया था, पहले ये नहीं था, पहले 2 तल थे, तीसरा तल जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। उस टाइम प्रधानमंत्री भारत के थे पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी? ये संविधान में पहले नहीं था। पहले भारत के जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने 2 अक्टूबर 1952 को एक कार्यक्रम लाए थे, उसका नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में 2 अक्टूबर को लाए थे, महात्मा गांधी की जयंती पर, ठीक। क्योंकि भारत के जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी थे, वो चाहते थे कि भारत का जो आत्मा है वो गांव में बसती है, इसीलिए पंचायती राज व्यवस्था का लोक विकेंद्रीकरण महात्मा गांधी की सोच थी। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको आगे बढ़ाते हुए, उनकी सोच को आगे बढ़ाते हुए सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 लॉन्च किया था। फिर बाद में चलकर 1959 में 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में जो है एक ट्रायल पैक किया गया था पहली बार पंचायती राज को। लेकिन फिर बाद में चलकर समितियाँ कई सारी बनी और अंततः 1992-93 में संविधान में संशोधन करके जो है इसको डाला गया अनुच्छेद 243 में, और फिर जो है इसको संवैधानिक दर्जा देकर राज्यों में लागू कराया गया पंचायती राज, जो कि 1 स्तर की, 2 स्तर की, 3 स्तर की और 4 स्तरीय पंचायती राज भी हैं। एक एक चीज़ को हम लोग आराम से समझेंगे क्वेश्चन वाइज, ठीक है। संविधान लागू होने के बाद पंचायती राज में विशेष प्रगति कब आई थी? 1952 में। देखिए, पंचायती राज तो संविधान में था लेकिन उतना प्रगति पर नहीं था। लेकिन जब 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाते हैं, उसी के बाद से इसकी रफ्तार जो है बढ़ जाती है। बात करते हैं, देश के प्रथम पंचायती राज मंत्री थे वो SKD यानी सुरेंद्र कुमार डे। आपसे क्वेश्चन पंचायती राज आपके सिलेबस में है तो जरूर यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेगा, कुछ भी जो क्वेश्चन आ सकता है, चाहे क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में भी आ जाएगा। तो देश के प्रथम पंचायती राज मंत्री सुरेंद्र कुमार डे। लोकतंत्र की पाठशाला किसको कहा जाता है? तो स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं को लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बात करते हैं पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और ये कब से मनाया जाने लगा है? ये 2010 से पंचायती राज दिवस मनाया जाने लगा है। अब हम लोग बात करेंगे कि पंचायती राज से संबंधित जो हमारी महत्वपूर्ण समितियां हैं, ठीक है, जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं और जो पिछली बार पेट में क्वेश्चन पूछा भी गया था। देखिए, आपकी जो समितियां हैं उसमें बलवंत राय मेहता समिति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी भी इन्हीं का चल रहा है त्रिस्तरीय वाला। बलवंत राय मेहता समिति बाद में चलकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब 1952 में सामुदायिक विकास प्रोग्राम चल रहा था, उसके बाद उसको सफल होने के बाद 1956 में एक समिति गठन किया जिसका नाम था बलवंत राय मेहता यानी BR मेहता समिति, और 56 में समिति बनी थी। 57 में इन्होंने अपना रिपोर्ट सौंपा था, ठीक है। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। जो बलवंत राय BR मेहता हैं, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था और ये क्वेश्चन आपका पेट 2021 में आया था सेकंड मीटिंग में 24 अगस्त को। इन्होंने सुझाव दिया था कि सबसे ऊपर जिला परिषद और मध्य में पंचायत समिति, जिसको कई राज्यों में मंडल पंचायत, आंचलिक परिषद भी बोला जाता है, ठीक है। और जो सबसे नीचे होगा वो ग्राम पंचायत यानी ग्राम सभा। ग्राम पंचायत ग्राम सभा इसी में होगा। फिर क्षेत्र पंचायत जो होंगे आपके ब्लॉक प्रमुख वगैरह पंचायत समिति में आते हैं, और जिला परिषद में जिला पंचायत सदस्य और जो है जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं। तो ये जो है 3 प्रकार का इन्होंने दिया था त्रिस्तरीय पंचायती राज, बलवंत राय मेहता। और इन्हीं को पंचायती राज व्यवस्था का जनक, शिल्पकार या वास्तुकार भी कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पंचायती राज व्यवस्था का जनक, शिल्पकार या वास्तुकार कौन है, तो वो BR मेहता यानी बलवंत राय मेहता हैं। इनकी जो समिति थी
1956-57 में आई थी। अब बात करते हैं दूसरी महत्वपूर्ण समिति, अशोक मेहता समिति। ठीक है, ये बात तब की है, अशोक मेहता समिति 1977 में आई थी, जब जनता दल की सरकार पहली बार आई थी। ठीक है, और गैर कांग्रेसी सरकार भी आई थी पहली बार मोरारजी देसाई की, तो उन्होंने नियुक्त किया था अशोक मेहता समिति, और वहीं से मामला जो है और अच्छा हो जाता है। इन्होंने सिर्फ जो है द्विस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था, और इन्होंने कहा था कि जो ये पंचायती राज में है इसमें राजनीतिक दल पार्टियां भी भाग लेकर सिंबल से चुनाव लड़ें, लेकिन ऐसा जो है इन सुझाव को, इन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए थे लेकिन कुछ ही सुझाव जो है माने गए थे। इन्होंने 2 स्तर पे दिया था कि जो पहले पे जिला परिषद सबसे ऊपर, फिर जो है मंडल पंचायत इन्होंने सुझाव दिया था, लेकिन बी आर मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। बात करते हैं अगली समिति हमारी है, तीसरी समिति है जी वी के राव समिति, और जी वी के राव समिति 1985 में आई थी, और इन्होंने पंचायती राज को बिना जड़ की घास बोला था। बिना जड़ की घास, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पंचायती राज व्यवस्था को बिना जड़ की घास किसने कहा है, तो वो थे जी वी के राव। 1985 में समिति बनती है, और ये समिति जो है 4 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव देती है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायती राज आज भी लागू है, उत्तर प्रदेश में 3 है, केरला में 1 है, ठीक है, असम में 2 स्तरीय पंचायती राज है। तो इस प्रकार से इसको आप लोग को ज़्यादा पढ़ना नहीं है। चौथी समिति यहाँ हमारी ML सिंघवी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये समिति आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ML सिंघवी समिति 1986 में बनी थी, और इस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने की मांग की थी। इन्होंने कहा था कि संवैधानिक दर्जा होना चाहिए, पंचायती राज जो है वो संविधान में होना चाहिए, उसी हिसाब से काम होना चाहिए। फिर आई थी 5वीं समिति थुंगन समिति 1988-89 में, सेम ये भी यही कहते हैं कि संवैधानिक दर्जा होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले ML सिंघवी ने इसकी बात की थी। छठी समिति हमारी है हनुमंता राव समिति 1984 में बनी थी। ठीक है, ये जिला नियोजन समिति थी, स्वास्थ्य पे इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। और एक 1964 में एक समिति आई थी सादिक अली समिति, इसको राजस्थान सरकार ने जो है रिकमेंड किया था, तो इसको भी आप लोग जान सकते हैं, बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा कि सादिक अली समिति 1964 में आई थी। ये भी पंचायती राज से संबंधित समितियाँ हैं, इसको राजस्थान सरकार ने अपॉइंट किया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है पंचायती राज से, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अभी आगे हम लोग चल के समितियाँ हैं कुछ, उसको भी देखेंगे। पंचायत की संरचना के बाबत उपबंध कौन करता है, तो राज्य का विधानमंडल करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचायतों के संरचना का बाबत उपबंध करता है राज्य का विधानमंडल। पंचायती राज व्यवस्था कहाँ कहाँ लागू नहीं है, ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, दिल्ली, यहाँ पर 4 राज्यों में लागू नहीं है। 3 राज्य और दिल्ली एक यूटी है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। ये आर्टिकल 243 EM के तहत, अगर पूछ लिया जाए आपसे एग्जाम में कि आर्टिकल 243 EM में क्या है, तो आप कहेंगे कि नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, दिल्ली, ये जो 4 राज्य आपके पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं करते हैं आर्टिकल 243 EM के तहत। अगला है पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र क्या है। ठीक है, तो अगर कोई प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहता है, पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है, तो न्यूनतम उसको 21 वर्ष कम से कम होना चाहिए। और लेकिन अगर आप वोट डालते हैं तो मताधिकार का न्यूनतम वर्ष 18 वर्ष होता। लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 में जब राजीव गांधी थे, उस टाइम एक संविधान संशोधन हुआ था जिसे 61वां संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता था। वोट डालने की पहली उम्र 21 वर्ष थी और इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं खंड एवं जिला पंचायत। क्वेश्चन ये है, खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है, तो राज्यपाल करेगा। भाई राज्य की बात हो गई, राज्यपाल करेगा। लेकिन अगर भारत की बात, किसी राज्यों की बात करेंगे कि राज्यों के जो नाम, सीमा, स्थान में परिवर्तन करना है, तो वो राष्ट्रपति करता है, उसके लिए अधिसूचना राष्ट्रपति करता है। लेकिन यहाँ जिला पंचायत और खंड की बात की गई है, ब्लॉक और जिला की बात की गई है, तो उसके लिए राज्य का मुखिया राज्यपाल करता है। पंचायत के गठन के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 20 लाख होनी चाहिए। अगर कहीं पंचायत बनाना हो, ठीक है, ब्लॉक बनाने हो, तो न्यूनतम आबादी जो है 20 लाख होनी चाहिए। अगला है कि पंचायतों से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके जो बनते हैं यहीं से बनेंगे। जो ये पंचायत से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उसको हम लोग एक ही नज़र में, सरसरी नज़र में देखते हैं। अनुच्छेद 243 ए कहता है कि ग्राम सभा होगा, ठीक है, ग्राम सभा या ग्राम पंचायत होगी। 243 बी कहता है कि पंचायतों का गठन की प्रक्रिया होगी। 243 सी कहता है पंचायतों की संरचना होगी। 243 डी में आरक्षण की बात की जाती है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला आरक्षण की बात की जाती है। 243 ई कहता है कि जो पंचायतों का कार्यकाल है वो पहली बैठक से लेकर 5 वर्ष तक उनका मान्य रहेगा। और 243 एफ कहता है कि जो पंचायत में कार्य कर रहे हैं प्रधान वगैरह, उनकी अयोग्यताएं कैसे होंगी। 243 जी में बताया गया है कि पंचायतों में काम करने के लिए 29 विषय हैं। पंचायत कुल मिलाकर
29 विषयों पर काम कर सकता है। 243 यम में कहा गया है कि नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, जो कि मैंने आपको ऊपर ही बताया था। दो सौ तिरालीस आई में वित्त आयोग की बात की गई है कि जो चुनाव, जो ये पंचायती राज संस्थाएं, उनकी वित्त की व्यवस्था कौन करेगा, और उसके लिए एक वित्त आयोग होगा, और वित्त आयोग का गठन जो करेगा वो राज्यपाल द्वारा होगा। 243 के में कहा गया है कि जब पंचायती राज का इनका चुनाव होगा, जैसे प्रधानी का, जिला पंचायत का, इन सब का जो चुनाव होगा, तो वो कौन करेगा, राज्य निर्वाचन आयुक्त इसकी व्यवस्था करेगा, ठीक है। और उसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। अब बात कर लेते हैं ग्राम पंचायत के सदस्य की, कि कुल जो है हमारे ग्राम पंचायत में जो सदस्य, कितनी जनसंख्या पे कितने सदस्य होते हैं। अगर मिनिमम टू मैक्सिमम बात करें तो कम से कम 9 और अधिकतम से अधिकतम 15 सदस्य आपके हो सकते हैं। प्रधान भी इसमें इंक्लूड होता है, हमने प्रधान को छोड़ दिया है, अगर प्रधान को लेंगे तो सब में एक एक पड़ जाएगा, ठीक है। ग्राम पंचायत की अगर जनसंख्या 1000 है तो वहाँ 9 सदस्य होते हैं ग्राम पंचायत में। अगर वहाँ की जनसंख्या 1 से 2000 है, 1 के से लेकर 2 के का मतलब 1000, 2000 है तो वहाँ 11 सदस्य होंगे। 2000 से लेकर 3000 अगर वहाँ ग्राम पंचायत की जनसंख्या है तो 13 सदस्य होंगे, और 3000 से अधिक है तो 15 सदस्य होंगे, और उसमें एक जो है प्रधान अलग से शामिल रहेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ग्राम पंचायत की बैठक की सूचना कितने दिन पहले देनी होती है। अगर मान लीजिए ग्राम पंचायत में कोई बैठक होनी है तो उसकी सूचना 5 दिन पहले देनी पड़ती है। और स्थानीय स्वशासन का जनक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। 1882 में स्थानीय स्वशासन के लिए इन्होंने काम किया था, इसीलिए इनको स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय जो लेता है वो राज्य सरकार। देखिए, पंचायत चुनाव कब कराना है उसका निर्णय लेगा राज्य सरकार, लेकिन पंचायत चुनावों का जो कार्यभार होगा वो कराएगा राज्य निर्वाचन आयुक्त। अगला है ग्राम पंचायत का नियोजन समिति एक बनी है, उसमें कुल 6 सदस्य होते हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत पे हो, चाहे वो जिला परिषद पे हो, ठीक है, चाहे वो ब्लॉक स्तर पे जो 3 समितियां हैं उसमें सब में 6-6 सदस्य होते हैं, और सभी में एक सदस्य ओबीसी होना मस्ट है, एक एससी होना मस्ट है, और एक महिला होना, मतलब 3 तो होना कंपलसरी है। बाकी 6 में आपका एक सभापति भी होता है जो उस समिति का अध्यक्षता करता है। आगे बात कर लेते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं में जो आरक्षण की बात कही गई थी अनुच्छेद 243D में महिलाओं की, SC/ST की, उसमें कहा गया था कि पंचायती राज में स्त्रियों के लिए 50% आरक्षण जो है दिया जाना चाहिए, ठीक है। और 50% आरक्षण देने वाले राज्य कौन कौन से हैं, उसमें जो है 1/3 आरक्षण की बात कही गई है संविधान में, 33% आरक्षण होने चाहिए, लेकिन कुछ राज्यों ने 50% आरक्षण भी दिए हैं पंचायती राज में, जैसे बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। ये ऐसे राज्य हैं जो अपने यहाँ पंचायती राज में महिलाओं को जो है 50% का हिस्सेदारी देते हैं, आरक्षण देते हैं। अगली बात है कि मनरेगा जो है, मनरेगा जो आपकी मनरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल रोजगार एम्प्लॉयमेंट, तो मनरेगा का आयोजन जो है, इसका संपादन और क्रियान्वयन कौन करता है, ये ग्राम पंचायत द्वारा करता है। सब कुछ देखते होंगे, प्रधान के खाते में इसका पैसा आता है, प्रधान पैसा इसका बांटता है, घपला भी खूब करता है प्रधान, तो इसी से करता है, मनरेगा से वो पैसा खूब कमाता है। उसका कोई इनकम ज़्यादा होता नहीं है, 2-3 हज़ार महीने का वेतन होता है, लेकिन क्या करे बेचारा, चाय पानी दारू का भी व्यवस्था करना होता है। प्राचीन काल में स्थानीय स्वशासन का आरंभ जो है ये चोल साम्राज्य से हुआ था। प्राचीन काल में स्थानीय स्वशासन जो आपकी चली थी वो चोलों के टाइम से, जब मैं आपको एंशिएंट पढ़ाऊंगा उसकी मैराथन लूँगा तो उसमें आपको इसका डिटेल बताऊंगा। अब बात करते हैं कि पंचायत समितियों के नाम, जैसे कि मध्य प्रदेश में जो हमारे यहाँ जैसे क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में हम लोग बोलते हैं क्षेत्र पंचायत, जिसे BDC बोलते हैं, BDC, ठीक है। वैसे हम राज्यों की बात कर लेते हैं, पंचायत समितियों के और नाम क्या हैं। मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत बोलते हैं पंचायत समिति को, जो पंचायत समिति हमारी होती है उसको मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत, उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत, गुजरात में तालुका पंचायत। आपने एक मूवी देखा होगा सूर्यवंशम, जिसमें अमिताभ बच्चन जाते हैं और अंत में उनकी बहू जो कलेक्टर होती है, ठीक है, राधा ठाकुर, उनके पास जाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि हमारे तालुके में पानी नहीं आ रहा है, हमारे तालुके के जो है पानी चाहिए, तो यही तालुका है गुजरात की, इसका मतलब वो शूटिंग जो है गुजरात की रही होगी। तो ये पंचायत की जो गुजरात में तालुका बोला जाता है, और पश्चिम बंगाल में आंचलिक परिषद बोला जाता है, ठीक। और पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। बात कर लेते हैं कि नगर पालिका, नगर निगम,
छावनी बोर्ड, अगर कहीं पर हमको नगर पालिका, नगर निगम या छावनी बोर्ड बनाना है तो उसके लिए क्या शर्तें होनी चाहिए कि वहाँ की जनसंख्या कम से कम 5,000 होनी चाहिए, ठीक है। वहाँ की जो कार्यशील पुरुषों का न्यूनतम 75% वो गैर कृषि कार्यों में संलग्न होना चाहिए, और जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। तब आप जो है नगर पालिका, नगर निगम या छावनी बोर्ड बना सकते हैं। अगला है क्वेश्चन पेसा एक्ट। पेसा का पूरा नाम होता है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है। ये आया था 1996 में। ये क्वेश्चन इस बार पीसीएस 2021 में पूछा गया था, पीसीएस 2022 में पूछा गया था पेसा, तो 1996 में पेसा एक्ट। वर्तमान में 10 राज्यों में पेसा एक्ट लागू है, जिसमें से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान, ये जो है यहाँ पर पेसा लागू है। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज इसका पूरा नाम होता है। ये फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। बात कर लेते हैं कि पंचायती राज में अनुसूचित जाति का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होता है। देखिए, पंचायती राज में एससी, एसटी और महिला का आरक्षण है, लेकिन एससी का आरक्षण कहाँ लागू नहीं होता, वो अरुणाचल प्रदेश में। क्यों लागू नहीं होता? क्योंकि 2011 के जनगणना के अनुसार यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में एक भी एससी नहीं पाए गए थे, इसलिए यहाँ पर लागू नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं कि हमारे जो नगर निगम, जिला प्रशासन, उससे संबंधित कुछ अनुच्छेद के बारे में। अनुच्छेद 243 में कहा गया है कि नगर पालिकाओं का कार्यकाल जो है पहली बैठक से लेकर 5 वर्ष तक होगा। अनुच्छेद 243 जेडी में कहा गया है कि डीपीसी यानी जिला नियोजन समिति, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन जो होगा वो 243 जेडी में। अनुच्छेद 243 जेड ए में नगर पालिकाओं का चुनाव संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 243 जेड ई में महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना है, यानी जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, महानगर क्षेत्र है, उसके लिए अनुच्छेद 243 जेड ई में प्रावधान किया गया है। अब बात कर लेते हैं पंचायती राज व्यवस्था किस में है और नगर पालिका किस में है। भाग 9 में संविधान में आपको जोड़ा गया था। भाग 9 243 ए में, 243 ए से लेकर 243 ओ तक पंचायती राज व्यवस्था है, जिसमें हम 29 विषय पर काम कर सकते हैं, ठीक है। यह 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में आया था। वहीं भाग 9 ए संविधान में जुड़ा था 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक। इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियाँ हैं और इस पर कुल 18 विषय पर ये लोग काम कर सकते हैं। और ये जुड़ा था 74वां संविधान संशोधन 1992-93 में। ये जो है बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, आप लोग इसको पूरा देखिएगा और समझिए, और 2-3 बार आप लोग देखेंगे। नोट्स अगर बनाना चाहे बना सकते हैं, बहुत टाइम नहीं लगेगा। और मैं बहुत जल्दी आपको बता रहा हूँ एक एक चीज़ें। पूरा संविधान आपको जो है, पूरे संविधान का जो भूत इतने दिनों तक था, आज सबका भूत निकल जाएगा। चलिए, पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत, इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक। और पंचायत के विघटन होने पर अगर कभी मान लीजिए कोई प्रधान है, उसकी डेथ हो जाती है, एक्सपायर कर जाते हैं, तो 6 माह के भीतर जो है पंचायत के लिए चुनाव का भी प्रावधान है कि 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाएगा। पंचायती राज का उद्देश्य क्या है कि लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण। जैसे मैंने बताया था कि महात्मा गांधी की जो सोच थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए भारत के बहुत नेताओं ने लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण पर काम किया था, और इसीलिए पंचायती राज व्यवस्था आई थी। अगला है नगर निगम का प्रधान। जो नगर निगम का प्रधान होता है, जैसे मेयर होते हैं, महापौर, ठीक है, उसको हिंदी में महापौर बोलते हैं, मेयर। अब बात कर लेते हैं संसदीय समितियां। वहाँ कुछ छूट गई थी, मैंने उसको बाद में ऐड कर लिया था, और यही हम लोग के टॉपिक का लास्ट टॉपिक है, संसदीय समितियां। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, ठीक है। और ये 30 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं, और ये सबसे बड़ी समिति है प्राक्कलन समिति। इसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है, और अध्यक्ष जो इसके होते हैं वो सत्तारूढ़ दल के होते हैं। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल के होते हैं। आप लोग जो है कमेंट करके बताइए कि इस टाइम प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष कौन है। हमारी दूसरी समिति है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इसका भी कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है, और लोक लेखा समिति प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में जानी जाती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जो विपक्ष का नेता होता है इस समय है अधीर रंजन चौधरी। अगली हमारी समिति है लोक उपक्रम की समिति या सार्वजनिक उपक्रम की समिति इसको बोलते हैं, और इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। इसका भी कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है। इसकी अध्यक्ष जो हैं मीनाक्षी लेखी हैं, ये भाजपा से सांसद हैं और राज्य मंत्री भी हैं, ठीक है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो सत्तारूढ़ दल का, यानी जिसकी सरकार होगी उसी का जिसका अध्यक्ष भी होता है। अब आगे हम लोग आखिरी पेज पे हम लोग पहुंच चुके हैं। बात कर लेते हैं स्थानीय प्रशासन के बारे में थोड़ा सा। देखिए, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होता है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होता है, और जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। जो बी आर मेहता
जो बलवंत राय मेहता ने अपनी सिफारिश की थी, यही थी वो सिफारिश। ठीक है, बात कर लेते हैं नगर पंचायत में 3 स्तरीय कैसे होता है। नगर में नगर पंचायत, उसके बाद नगर पालिका नीचे, मतलब सबसे निचले स्तर पर नगर पंचायत, फिर नगर पालिका और सबसे ऊपर नगर निगम होता है। अभी तक पूरे उत्तर प्रदेश में 16 नगर निगम हैं। ठीक है, 17 नगर निगम, 17वां जो है शाहजहांपुर 17वां नगर निगम बना था, उससे पहले मथुरा और अयोध्या बने थे। अब बात कर लेते हैं कि जिला, ब्लॉक और ग्राम। सबसे ऊपर जो होता है हमारा जिला होता है, बीच में होता है मध्य स्तर पर ब्लॉक होता है और सबसे निचले स्तर पर जो होता है ग्राम होता है। जो ये आप सबको पता होगा कि आप लोग अगर गांव के होंगे तो वहाँ प्रधानी का चुनाव होता होगा, बीडीसी क्षेत्र पंचायत का चुनाव होता होगा, और ब्लॉक स्तर पर जाते होंगे तो एक ब्लॉक प्रमुख होता होगा। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जिला प्रशासन में क्या होता है, बहुत छोटी चीज़ें, उसको समझ लीजिए बस। कि जैसे ग्राम स्तर पर क्या होता है, एक पॉलिटिकल पावर होता है और एक होता है पॉलिटिकल पावर, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर यानी प्रशासनिक पावर। तो पॉलिटिकल पावर ग्राम में किसके पास होती है, प्रधान के पास होती है, और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर किसके पास होती है, वो होती है वीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर यानी सेक्रेटरी के पास। सेम बात करते हैं हम ब्लॉक स्तर पर। ब्लॉक स्तर पर भी एक पॉलिटिकल पावर होता है और होता है एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। ठीक है, तो ब्लॉक स्तर पर जो पॉलिटिकल पावर होता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक प्रमुख, और जो होता है प्रशासनिक पावर उसको हम लोग बोलते हैं बीडीओ यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और जिला स्तर पर भी एक पॉलिटिकल पावर होती है और एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। ठीक है, जो पॉलिटिकल पावर होती है उसको हम लोग बोलते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष। ठीक है, जिला पंचायत अध्यक्ष। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है वो होता है डीएम के पास। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो यूपीएससी से सेलेक्ट होकर आईएएस बनता है, ठीक है, उसी को प्रशासनिक पावर उसी के पास होती है। तो ये चीज़ हमने जिला प्रशासन के बारे में देख लिया। तो इस प्रकार से आज का वीडियो जो है आपका यहीं समाप्त होता है, और कल जो आपकी मैराथन आएगी वो आएगी भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी का पूरा अकॉर्डिंग टू पेट के सिलेबस आएगा, और पूरी अर्थव्यवस्था एक ही जो है वीडियो में समाप्त हो जाएगी। और अर्थव्यवस्था वाले उसमें हम लोग देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से लेकर 1991 तक पूरा कैसे कैसे इसका पैटर्न बदला था। और हम लोग देखेंगे योजना आयोग, जो कि अब हो गया है नीति आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं सारे देखेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था देखेंगे, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड देखेंगे, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार देखेंगे, और 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए थे, जो आर्थिक मंदी आई थी मनमोहन सिंह के टाइम में, वो भी हम लोग देखेंगे। और कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी, टैक्स, ये सब जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा आपका एक ही वीडियो में मैराथन में पूरी इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था का भूत भगाएंगे कल। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली मैराथन में भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।